मित्रों, बरसात का समय आ गया है। हम लोग डायबिटीज़ में एक सीरीज है जिसमें हम लोग मधुमेह हृदयाघात मुक्त भारत में डायबिटीज़ में विभिन्न चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय है डायबिटीज़ में पैरों की देखभाल। ये बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग आइए 15-20 मिनट में इसके बारे में जानते हैं कि डायबिटीज़ में पैरों की देखभाल कैसे करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डायबिटीज़ में पैरों का इन्वॉल्वमेंट करीब 15% केसेस में होता है। तो 100 में से 15 लोगों को डायबिटीज़ में पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है और प्रत्येक डायबिटीज़ के मरीज को अपने पैर का देखभाल के बारे में पता होना चाहिए। और अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो डायबिटीज़ के हर एक मरीज को पैर की देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप जब भी डॉक्टर को दिखाने जाएं जो कि आपका डायबिटीज़ का डॉक्टर है, ये ज़रूर देखें कि आपके डायबिटीज़ में पैरों की देखभाल के बारे में बात की गई है कि नहीं, पैरों का एग्जामिनेशन किया गया है कि नहीं, पैरों की देखभाल के बारे में सही इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आइए जानें कि डायबिटीज़ में पैरों की प्रॉब्लम होती क्यों है। डायबिटीज़ में पैरों की प्रॉब्लम मुख्यतः 2 वजहों से होती है। डायबिटीज़ हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो पैरों में खून का प्रवाह को कम कर देती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पैरों में सेंसेशन को कम कर देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ के होते हैं वो अंधेरे में चलने में डगमगा जाते हैं, पैरों को उठा के चलते हैं, जिसको हम लोग स्टैम्पिंग गेट कहते हैं। तो उनके पैरों में कोई भी सेंसेशन नहीं होता है या पैरों में झंझनाहट, पैरों में एबनॉर्मल सेंसेशन होती है, रात में पैरों में जलन होती है, ये रात में बढ़ जाती है। तो पैरों में सेंसेशन एबनॉर्मल हो जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट में और पैरों में खून का संचार कम हो जाता है। इन दोनों चीज़ों को अगर मिला के देखें, कई बार कुछ पेशेंट्स में दोनों प्रॉब्लम एक साथ होती है। पैरों में खून का संचार भी कम होता है और पैरों में सेंसेशन की भी एबनॉर्मेलिटी होती है। इस वजह से पैर में पसीना आना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैक्स पड़ते हैं। क्रैक्स पड़ने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन चूंकि रक्त का प्रवाह कम है तो एक गैंग्रीन में बदलते देर नहीं लगती है, एक बड़े घाव में बदलते देर नहीं लगती है। और एक बार ये घाव हो जाता है तो ये काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं हो पाता है और कई बार ऐसे पेशेंट्स को एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है और पैर कई बार काटना पड़ जाता है। तो आजकल मॉडर्न डायबिटीज़ प्रैक्टिस में पैर को काटने से बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और अगर हर एक मरीज को शुरुआती ही एजुकेशन दे दी जाए तो हम लोग बहुत सारे पैरों को कटने से बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग जानें कि कैसे डायबिटीज़ में पैरों की देखभाल करते हैं और कैसे पैरों की प्रॉब्लम को डायबिटीज़ में बचा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी बात है, प्रत्येक व्यक्ति जो डायबिटीज़ का मरीज है वो अपने पैरों को ध्यान से रोज रात में सोते समय ध्यान से देखे। देखने के साथ में पैरों को नॉर्मल पानी से धो ले, उंगलियों के बीच में इसको सुखा ले तथा साफ टॉवेल से पैर को पोंछे। इसके अलावा शीशे की मदद से या सेल्फी स्टिक की मदद से आप पैरों के तलवे को ध्यान से देखें कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं हो गया है, कोई चोट चपाट तो नहीं लग गई। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो उसके लिए अपने डॉक्टर से इसका संपर्क करें। और फिर देखें कि डायबिटीज़ के मरीजों को ये ध्यान रखना चाहिए कि नंगे पैर नहीं चलना है। हमेशा डायबिटीज़ में चप्पल पहन के चलना है, जूता पहन के चलना है, कभी भी नंगे पैर नहीं चलना है। हमने देखा है बहुत सारे लोग तमाम पैथीज को देखकर रेत पर नंगे पैर चलना या नंगे पैर जो है एक्यूपंक्चर वाली उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से डायबिटीज़ के मरीजों को पैर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो या कहीं भी पूजा स्थल पे जा रहे हो तो अगर नंगे पैर आपको वहाँ पे जाना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में जूता तो उतार सकते हैं, मोजे को आपको पहन के रखना चाहिए और मोजे के साथ में ही ऐसे जगहों पर जाना चाहिए ताकि आपका पैर जो है मोजे के अंदर सुरक्षित रहे। इसके अलावा मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पैर को बचाना है, आग पे पैर को सीधा गर्म नहीं करना है, नाखून नेल कटर से काटना है, नाखून को सीधा काटना है, पैर में मॉइस्चराइजर लगाना है, उंगलियों के बीच में मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है और गुनगुने
नमक पानी में अपना पैर डुबोकर बहुत लंबे समय तक सोख करके नहीं रखना है, जिससे पैर में नुकसान हो सकता है। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे और घर में जो पहनने वाली हवाई चप्पल है उसकी जगह पर सैंडल होना चाहिए, और कैसा चप्पल और जूता होना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग वीडियो के अंत में बात करेंगे कि घर में पहनने वाला चप्पल कैसा होना चाहिए और घर के बाहर जूता कैसा होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो हमें डायबिटीज़ में पैरों की समस्या होगी नहीं। फिर आइए जानें कि डायबिटीज़ में पैरों की समस्या को डायग्नोज कैसे करते हैं। तो आप ये समझें कि अगर डायबिटीज़ में पैरों को डायग्नोज करना है तो आप ये सब देख सकते हैं कि पैरों की उंगलियों के बीच में ऐसे रख के एक कार्ड टेस्ट होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं पैर में कितनी ताकत है। उंगलियों में चप्पल को पकड़ने की क्षमता हम इसके द्वारा नाप सकते हैं, जिसको हम लोग कार्ड टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा पैर में हम देख सकते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, कोई वहाँ पर स्किन मोटी तो नहीं हो गई है, कहीं पे सेंसेशन कम तो नहीं है। इसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क से सेंसेशन कैसा है। इसके अलावा हम लोग पैर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक प्रेशर देकर, जिसको हम लोग कहते हैं एक 10 ग्राम का मोनोफिलामेंट होता है, जिसको हम लोग इन पॉइंट्स पे रखकर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सेंसेशन है कि नहीं। तो ये मोनोफिलामेंट के द्वारा, ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा पैर में सेंसेशन का पता किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ में पैरों की समस्या को बता सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एक पोडिया स्कैन है। पोडिया स्कैन के माध्यम से हम पैरों में होने वाले विभिन्न बदलाव को पहले ही नाप सकते हैं, और यहाँ पर जो बदलाव हो रहे हैं आप लाल रंग से देख रहे हैं, ये बदलाव आपको ये बता सकते हैं कि पैरों में प्रेशर पॉइंट कहाँ पर है। इसके अलावा पैरों में खून का संचार ये ABI के द्वारा पता किया जा सकता है और कलर डॉपलर के द्वारा पता किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पैरों में खून का संचार पता करने के लिए ये टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और रूटीनली इसको किया जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक ऐसा सस्ता टेस्ट है जिसके माध्यम से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना है, और अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें काम कर सकते हैं और पैरों में खून का संचार बढ़ाने वाली दवाइयों को लिख सकते हैं। इसके अलावा एक VPT वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट भी होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पैरों में अलग अलग जगह पर हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन के कैसे रहते हैं, मोनोफिलामेंट कैसा है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि पैरों में कहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है, और अगर पैरों में एबनॉर्मेलिटी होती है तो हम मरीज को उस तरीके के सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घाव की बात करें तो घाव में कितना ग्रेनुलेशन टिश्यू बना है, घाव में कितने नेक्रोसिस है, इसको नापने के लिए अलग तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, जिसकी वजह से हम घाव का फोटोग्राफ खींचकर इसमें ये पता कर सकते हैं कि कितना नेक्रोसिस है, कितना फाइब्रिन टिश्यू है, कितना ग्रेनुलेशन टिश्यू है, जिससे हम लोग घाव के भरने की रफ्तार का सही अंदाजा लगा सकते हैं और सही तरीके से मरीज को काम कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ऐप उपलब्ध हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आइए जानते हैं कि पैरों में अगर घाव हो गया है तो इसको इलाज कैसे होना चाहिए। देखिए, इलाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंसुलिन, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, ऑफ लोडिंग ऑफ फूड। ऑफ लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरों के भार को कैसे घटाया जाए और साथ में पैरों में खून का संचार कैसे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इन चारों बिंदुओं में से एक भी बिंदु छूटता है तो डायबिटीज़ में पैरों की समस्या ठीक नहीं होती है। इसके अलावा पैरों में PRP किया जा सकता है, जिसको हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। इसकी वजह से घाव बहुत तेज़ी से भरता है। इसके अलावा वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो दिए जा सकते हैं। वैक एक मशीन आती है, वैक्यूम असिस्टेंट वुंड हीलिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से घाव का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो तेजी से ड्रेन हो जाए और पैरों में सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इसके माध्यम से हम लोग निगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं वुंड के चारों तरफ, और वुंड की भरने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इसके अलावा हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी हम लोग यूज़ करते हैं। कई बार ऑक्सीजन के एक चैम्बर में मरीज को रखा जाता है जहाँ पर उसके वुंड को बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उसका पैर का घाव भर सकता है। और घाव की सही ड्रेसिंग का तरीका आना चाहिए। घाव अगर सूखा हो तो उसमें हाइड्रोजेल अप्लाई करना है, और घाव अगर गीला हो तो हमें
ऐसे पदार्थ जैसे कैल्सी गार्ड जैसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो घावों में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को निकाल पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ के मरीज को पैर में झंझनाहट जलन हो रही है तो ऐसे के लिए बहुत सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं जिसको यूज़ करना चाहिए। पैरों में ट्रॉपिकल क्रीम उपलब्ध है जिसको यूज़ करना चाहिए। और कई बार हम लोग टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि डायबिटीज़ में पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी को सही तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये तो हो गई सारे इलाज की बात। अब आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ में जूता कैसा होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ में जो जूता होना चाहिए उसका एक पैंतरवा होता है जिसको हम लोग इंसोल कहते हैं, वो इस तरीके का होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं एक उभरा हुआ बीच का भाग है जिसको हम लोग कहते हैं आर्च सपोर्ट। तो ये आर्च सपोर्ट होना चाहिए जो सही तरीके से डायबिटीज़ के मरीज को आगे से पीछे तक आर्च को सपोर्ट कर सकता है, जिससे सही तरीके से अपलोडिंग हो सकती है। तो कोई भी डायबिटीज़ का जूता अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ये आर्च सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आर्च सपोर्ट नहीं है तो भले ही उसका नाम डॉक्टर शूज़ हो, भले ही उसका नाम कोई भी डायबिटीज़ का जूता हो, वो डायबिटीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ के जूते की खासियत क्या होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक डायबिटीज़ का जूता है जिसका आप सबसे शुरुआत करते हैं इंसोल से। इंसोल उसका सख्त होना चाहिए, इसको ऐसे घुमाया ना जा सके ताकि ये प्रेशर को सही से डील कर पाए। डायबिटीज़ के पैर के जूता को आप देख सकते हैं, इसका हील नहीं होना चाहिए, हील बहुत नहीं होना चाहिए। आगे से ये जहाज की तरह उठा होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं अगर मैं ऐसे करूं तो ये जहाज की तरह आगे उठा हुआ होना चाहिए। आगे से ये चौड़ा होना चाहिए। इसका टो बॉक्स ऊंचा होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं अगर ये ऊंचा है। साथ में इसको ढीला और कसा किया जा सकने वाली या तो रबर बैंड होनी चाहिए या तो इसका शू लेसेस होने चाहिए, तो इसको ढीला कसा किया जा सकता हो। साथ में ये पीछे वाला भाग आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको हम लोग कहते हैं ये एक्लीज टेंडन का सपोर्ट होता है। तो ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से मरीज का पैर इस जूते के अंदर सुरक्षित रहता है। और आप जब भी जूता खरीद रहे हो इस बात को देखें कि आपकी जो सबसे बड़ी वाली उंगली है उससे 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपका जूता बड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमूमन कई सारे स्पोर्ट्स शूज़ में या इस तरीके के ऑफिस शूज़ अगर आप देखें तो इनमें सारी विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए और इसमें हवा आर पार आ जा सकती हो ताकि आपके पैर को अंदर कंफर्टेबल रहे। इसके साथ में पैर का जो जूता है, जूते के साथ मोजा का होना आवश्यक है। ये मोजा बहुत ज़्यादा कसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर कई बार पैर का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। तो आशा है कि आप सब लोग इन सारी जानकारियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, एक डायबिटीज़ के मरीज से इसको शेयर करेंगे ताकि हमारे बहुत सारे लोगों को पैर कटने से बचाया जा सके और उनके पैर को सही किया जा सके। ये ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली भाग दौड़ के क्लिनिकल प्रैक्टिस में अधिकतर समय लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और एक बार समस्या हो जाने के बाद लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और कई बार लोगों को एम्पुटेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन इन्फॉर्मेशन को, लोगों को इसके बारे में जागरूक बनाएं। जय हिंद, जय भारत।